अभी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हम्म। यस सर। यस सर। यस सर, नजर आ रही है। लास्ट लेक्चर ना हमने यहाँ पे खत्म किया था, हमने वर्क ऑफ अ वेट निकाला था और इसको हमने प्रूव किया था कि ये किसके इक्वल होता है। खैर, ये हम चीज कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स के। एक स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, उसकी वजह से क्या जो है वर्क होगा। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, ये है वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स। अब जो केस हम करने लगे हैं वो केस क्या है? वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स। लेट्स सपोज नंबर 1 केस है, एक स्प्रिंग है, यहाँ पे कोई ना पार्टिकल उसके साथ अटैच है। ठीक है जी, एक स्प्रिंग है, उसके साथ कोई पार्टिकल ये जो है ये अटैच हुआ है। अभी स्प्रिंग क्या है? अनस्ट्रेच है, इसको स्ट्रेच नहीं किया। तो पार्टिकल जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच होगा तो पार्टिकल जो है अपनी यूजुअल पोजीशन पे होगा, जहाँ पे s इज इक्वल टू 0 होगा। s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि अभी स्प्रिंग जो स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच नहीं किया, वो अपनी यूजुअल पोजीशन पे। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स exerted by the spring to the particle है वो क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि अभी अनस्ट्रेच केस है, अभी स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया। एक पार्टिकल जो है ये अटैच है स्प्रिंग के साथ, ठीक है, और जो पार्टिकल है वो अपनी यूजुअल पोजीशन पे है, जहाँ पे s इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक हो गया? यानी मैं इसको लिख लेता हूँ कि s इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, केस क्या है? अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड, ठीक है। ये एफ एस क्या है? ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग टू द पार्टिकल। जो स्प्रिंग इस पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये वो फोर्स है। तो वो जाहिर है जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच है ये फोर्स क्या होगी? 0 होगी। ठीक हो गया? अब पहली स्टेट क्या हो सकती है कि मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूं, ठीक है, खींचो। अच्छा, मैं या फिर इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ स्प्रिंग को। दो स्टेट्स हो सकती है ना, या एक्सपेंड कर सकता हूँ स्प्रिंग को, या कंप्रेस कर सकता हूँ। लेट्स से कि जो स्टेट 1 है वो क्या है कि स्प्रिंग जो है ना कंप्रेस कर रख देता हूँ, उसको मैं कहता हूँ स्टेट 1। ये मेरी जो स्टेट है वो यूजुअल स्टेट है कि स्प्रिंग क्या है? अनस्ट्रेच। अब स्प्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ? कंप्रेस करता हूँ, ठीक है, और जो पार्टिकल है वो एक नई पोजीशन पे चला जाएगा, वो होगी एस पोजीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 2। अब मैंने क्या किया? मैंने मुझे थोड़ा सा ये बना, ठीक है, स्प्रिंग को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया।
ठीक है। स्प्रिंग ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो ये डिस्प्लेसमेंट कवर की यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। वो कितनी कवर की? नेगेटिव S1, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक हो गया। ये जो S1 पोजीशन है ये वाली, ठीक है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन। ये जो न्यूट्रल पोजीशन है ये यहाँ से मेजर की गई है, जो कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ये पॉइंट कर रहा है लेफ्ट साइड, ठीक हो गया। अब इस केस में जो फोर्स exerted by the spring to the particle वो कितनी है? Fs is equal to minus k into S1, ठीक है। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हम डिस्कस किया हुआ है हमने पहले, स्प्रिंग कांस्टेंट। मेरी पहली जो स्टेट थी वो स्टेट क्या है? जब स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? S1, और डिस्प्लेसमेंट किसी न्यूट्रल पोजीशन से, तो हमारी न्यूट्रल पोजीशन क्या थी? जो स्प्रिंग की अनस्टेट स्टेज थी, वहां से उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब और ये जो चीज है ये रहेगी, ये एफ एस इक्वल टू माइनस के S1। अब जब स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया ना, स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग जो है ना, इट ऑलवेज वांट्स टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की, मतलब वापस आना चाहेगा, ठीक है। तो ये एक एक्सर्ट करेगा फोर्स, जो पार्टिकल को टुवर्ड्स राइट मूव करवाएगा, ठीक है। इस तरफ एक फोर्स राइट की तरफ एक्सर्ट करेगा, ताकि पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल ये किस तरफ आए? राइट साइड पे वापस आए अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स की वो कितनी है? माइनस के S1, ठीक है। तो हमारी पहली स्टेट थी कि जब स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग जो है वो हमने उसको कंप्रेस किया, और के क्या है? के स्प्रिंग कांस्टेंट है। और इसमें ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो फोर्स F है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन है टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो पोजीशन जो पार्टिकल की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स F लग रही है। स्टेट 2 क्या है हमारी? स्टेट 2 क्या हो सकती है? कि पार्टिकल किसी नई पोजीशन पे चला जाए, S2। तो आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? Yes, sir. अब स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया? लेट्स को स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। ये पार्टी, अब स्प्रिंग को मैं क्या करूं? नई पोजीशन पे ले आया, S2 पोजीशन पे। अब इस पोजीशन पे भी आके ना स्प्रिंग की क्या कोशिश होगी? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाने की। जिस तरह यहाँ पे जब इसको मैंने कंप्रेस किया था, ये चाह रहा था अपनी पोजीशन पे वापस आना। इट स्प्रिंग वांट्स टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो स्प्रिंग इन दिस स्टेट विल आल्सो वांट्स टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। देयरफॉर ये जो है ना एक फोर्स एक्सर्ट करेगा पार्टिकल पे। अब इस सूरत में वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो उसको किस तरफ पुल देगा? लेफ्ट साइड, और उस सूरत में वो पार्टिकल को पुल दे रहा था इस साइड पे, राइट साइड, ठीक है। ये पार्टिकल जो है, अब मैंने स्प्रिंग को यूं पकड़ के साइड पे स्ट्रेच किया। अब स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे को गेन करना चाहेगा, तो ये जो पार्टिकल है इसको ये राइट साइड पे पुल करेगा, और इस कंप्रेशन की सूरत में उसको लेफ्ट साइड पे पुल कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब इस मैग्नीट्यूड कितनी होगी फोर्स की? इस सूरत में फोर्स की मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड जो फोर्स की है वो जितनी यहाँ पे थी, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के S2। अब यहाँ पे वो किसका फंक्शन है? S2, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया उसने। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
न्यूट्रल पोजीशन से लेके यहाँ तक न्यू पोजीशन, ये S2 है। ठीक हो गया। S2 ये है क्योंकि हमने किसी न्यूट्रल पोजीशन से लेना है, तो अनस्ट्रेच कंडीशन में ये उसकी न्यूट्रल पोजीशन थी पार्टिकल की। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, पार्टिकल इस पोजीशन पे था। ठीक है, अब जब कंप्रेस किया तो इस पोजीशन पे चला गया, जब उसको स्ट्रेच किया मजीद तो वो इस पोजीशन, एक्सपेंड किया तो इस पोजीशन में आ गया। यहाँ पे उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया नेगेटिव S1, यहाँ पे उसने S2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड कितना है? -k/s2। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी नेगेटिव साइन इसलिए आया कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है ना ये, और फोर्स जो उस पे लगेगी वो बैकवर्ड्स लगेगी, तो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाए ओरिजिनल पोजीशन। तो इस प्रोसेस में फ्रॉम पोजीशन S1 टू S2, ये वाली जो पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन S1 टू S2, टोटल वर्क डन कितना होगा जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से होगा, वो देखते हैं हम बेसिकली वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं ना। ये तो केस सिनेरियो समझ आ गई, इसमें कोई मसला है अभी तक इस सिनेरियो में? मैं आगे जा रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में फ्रॉम पोजीशन S1 टू पोजीशन S2, ठीक है, टोटल वर्क डन कितना होगा जो स्प्रिंग बाय द स्प्रिंग फोर्स, वो होगा U, यानी वर्क डन फ्रॉम वन स्टेट टू पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन R1 R2 F डॉट, ये इक्वेशन हमने निकाली थी ना पहले वर्क डन की, ये वो मैंने इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन में मैंने पुटिंग करनी है, वैल्यूज को प्लग करता हूँ। अब ये फोर्स है, फोर्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये, ठीक है, अगर मैं जनरली बात करूं, किसी एक स्पेसिफिक केस को बात करूं, ये फोर्स है, ठीक है, और डी आर को मेरे केस में मैंने डिस्प्लेसमेंट ली है तो मैं इसको डी एस से रिप्लेस कर दूंगा। तो इसी इक्वेशन को मैं अब यहाँ पे नीचे दोबारा इस स्पेसिफिक केस के लिए लिखने लगा हूँ, जो मेरा केस है वो क्या है, फोर्स यानी -ks, अगर मैं जनरली बात करूं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना वर्क डन, इंटीग्रेशन उसकी, और मेरी लिमिट क्या है S1 से S2, यानी स्प्रिंग पहले कंप्रेस था, फिर स्ट्रेच होके इस पोजीशन पे आया, फिर वापस चला गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन। तो मेरी लिमिट क्या है S1 टू S2। फोर्स क्या है ks, नेगेटिव, क्योंकि दोनों सूरतों में क्या है कि डायरेक्शन जो फोर्स की है और डिस्प्लेसमेंट की वो अपोजिट। अच्छा, ये हो गया जी इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा हो गया वर्क डन, वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स। अब मजीद इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ मजीद इस चीज को। मजीद मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन ले लेनी है, के मेरा जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एस एस का मैं निकाल लूंगा, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो वो बन जाएगा S² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें लिमिट पुट करूंगा S1 से S2। जब ये सब कुछ कर चुकूंगा, क्योंकि ये आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो, ये कर चुके हो चीजें, जब इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे, प्रैक्टिस जब करोगे इसकी इंटीग्रेशन कर लेना, सिंपल है, कुछ भी नहीं, तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो आएगा -1/2 k S2² -S1²। लिमिट पुट कर इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद फाइनली मेरे पास आंसर आ गया ये। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन है, वर्क डन ऑफ वर्क ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये मेरी फाइनल इक्वेशन है। तो इसमें याद रखना है कि S1 S2 क्या था, डिस्प्लेसमेंट था,
और दूसरी इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है कि S1 और S2 को आपने जो मेजर करना है वो किसी न्यूट्रल पोजीशन से करना है। न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ पे मैंने कौन सी न्यूट्रल पोजीशन ली, अनस्ट्रेच केस की जो पोजीशन थी, ये अनस्ट्रेच स्प्रिंग के केस में जो न्यूट्रल पोजीशन थी वो ये है। इससे मैंने डिस्प्लेसमेंट S1 और S2 जो है ना, इस विद रिस्पेक्ट टू दैट न्यूट्रल पोजीशन मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली है S1 और S2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। और किसी रेफरेंस पॉइंट, आपने और कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना। ठीक है, ये लाजमी बात है इसमें, ये चीज़ इसको याद रखना है कि आपने कोई और रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना, आपने यही न्यूट्रल पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट लेना है। इसके अलावा कोई ये यहाँ पे करके या कोई और आप रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये था आपका वर्क ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ भाई, कोई बोल दो, सुन तो रहे हो ना? नो सर, नहीं। ठीक है, तो ये चीज, ये स्लाइड जो है ना, मैंने आपको भी समझा दी। अब ये कोई एक पुल्ली है, ठीक है, ये पुल्ली है, ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, उस पे वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कोई बंदा इसको खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, पुलिंग फोर्स लगा रहा है इस पे। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको किनेमेटिक्स में भी समझा चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स करवाते हुए भी, ये कोई नई बात नहीं। अब जब वो इसको खींचेगा, फोर्स क्या लग रही है, ये इंक्लाइंड। ठीक है, अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, ये यूं करके इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक एक फोर्स का टोइंग फोर्स होगी कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा उसका वेट का कंपोनेंट होगा। ठीक हो गया, वो यही बता रहा है कि जब इसको मैंने ये इसी चीज को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जब मैं रिजॉल्व किया मैंने, तो ये वाला अगर ये फाई एंगल है तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस फाई, क्योंकि ये टी था। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन फाई। तो टोइंग फोर्स का कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला टी कॉस फाई। और वेट का कौन सा कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट वेट फोर्स, टी साइन फाई, यानी नॉर्मल फोर्स। तो जो टोइंग फोर्स है, क्योंकि फोर क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू, ड्यू टू टोइंग फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। टोइंग फोर्स में फोर्स क्या है, टी कॉस फाई, यही है ना फोर्स ये। ठीक है, इनटू डिस्टेंस, यानी सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना वो कवर कर रहा है, एस, ये टोइंग फोर्स निकल आई। और जो वेट है वो कैसे निकलेगा, वेट का कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे, वेट का ये वाला कंपोनेंट, ये वर्टिकल, ये डब्ल्यू साइन फाई। ठीक है, उसने टी को डब्ल्यू से रिप्लेस कर, और डिस्प्लेसमेंट कितना, एस। तो टोइंग फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क कर रही है, देखो ये पॉजिटिव साइन है, और वेट नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसमें वेट नेगेटिव वर्क इसलिए कह रहा है कि वेट जो डायरेक्शन है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरी चीज, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ऑब्वियसली वेट जब वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसका, अच्छा ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये जो टोइंग फोर्स का ये कंपोनेंट है कॉस थीटा, इसकी वजह से वर्क होगा, इस कंपोनेंट की वजह से वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो टी साइन थीटा इसलिए हमने लिया। तो ये जो वेट है जो ऊपर लोड पड़ा हुआ है, इस वेट के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। इस वेट का एक कंपोनेंट जो होगा वो डब्ल्यू कॉस थीटा होगा, और एक डब्ल्यू साइन थीटा होगा। तो मुझे जो चाहिए वो ये वाला है, डब्ल्यू साइन थीटा, जो मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, इसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा। सिंपल वो ये बताना चाह रहा है, टोटल वर्क डन इन अ सिंगल केस वो किस तरह हो सकता है। तो वो दो उसमें सिचुएशन है, एक ड्यू टू टोइंग फोर्स जो कि पॉजिटिव वर्क कर रही है, और ड्यू टू वेट जो कि नेगेटिव वर्क कर रहा है। ये वर्क डन इन अ सिंगल केस की वो बता रहा है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एनर्जी। अच्छा, एनर्जी जो है, जैसे फोर्स जो है ना, जिस तरह फोर्स है इस तरह जो एनर्जी एंड वर्क है ना, इनके भी कॉमन लैंग्वेज में दे हैव वैरायटी ऑफ कॉनोटेशंस। जैसे कि अब वर्क की मैं बात करता हूँ कॉमनली, तो हम एक्सरसाइज करते हैं, वो भी तो एक वर्क है ना। जो एक्सरसाइज जिम लगाते हो, वर्क कर रहे हो ना। तो अदर टाइम्स हम क्या कहते हैं कि हम किसी जगह पे जाते हैं डेली और पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, वो भी एक तरह का वर्क है। ठीक है। मैं एक जनरल कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ वर्क। इसी तरह एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, हम ये कह सकते हैं कि आज कोई बंदा मतलब बिल्कुल खाना नहीं खाया, हम मैं कह सकता हूँ जी कि आई हैव नो एनर्जी टुडे। ठीक है, मैं आई एम फीलिंग टायर्ड। मेटा मेटाफोरिकली मैं कह सकता हूँ कि इस बंदे में एक अच्छी एनर्जी है, या इस लोकेशन इस जगह में एक अच्छी एनर्जी है। ठीक है, ये जनरली हम इन चीज़ों को जो जनरल लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिजिक्स में जब मैं वर्क और एनर्जी की बात करूंगा, तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कोई टेक्निकल डेफिनेशन लेनी पड़ेगी। वैसे जनरल कॉमन लैंग्वेज में मैं बताया जैसे कि वर्क जो है वो एक एक्सरसाइज करना, जिम लगाना इज आल्सो अ वर्क। ठीक है। इसके अलावा हम जो पैसा कमाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, ठीक है, ये भी वर्क कर रहे हैं। एनर्जी जो आप करते हो, आप अक्सर कहते हो जी आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, मेरे मुझे एनर्जी नहीं है आज। इसके अलावा मैंने बताया कि मेटाफोरिकली आप जो है कहते हो कि इस बंदे में एनर्जी नहीं है, या इस जगह में कोई वो एनर्जी नहीं फील हो रही। लेकिन फिजिक्स में जब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम फिजिक्स में इसकी बात करेंगे तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है। अब फिजिक्स की टर्म में वर्क क्या है बता चुका हूँ, ये चीज़ दोबारा एक दफ़ा इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि वर्क इज एक्चुअल एक्शन डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसको हाँ, मैंने बताया कि वर्क क्या है कि एक्शन डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट। तो वर्क क्या था, W इज इक्वल टू FD। ये चीज मैं करवा चुका हूँ, दोबारा एक दफा बता रहा हूँ। इसमें F क्या है, अप्लाइड फोर्स, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल वर्क की कि आप कोई बॉक्स है, ठीक है, उसको किसी फ्लोर के अक्रॉस पुश कर रहे हो। कोई भी बॉक्स है, उसको पुश कर रहे हो, वो एक नई पोजीशन उसने गेन कर ली। ठीक है, वर्क कर रहे हो, एग्जांपल दिए। और वर्क की इक्वेशन क्या थी फाइंड करने के लिए, W इज इक्वल टू FD। तो ये चीज याद रखनी है कि वर्क उसी वक्त होगा जब डिस्प्लेसमेंट अकर हो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है कि वर्क इज ओनली डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर। मतलब कि अगर एक दीवार है, कासिम है, कासिम दीवार पे जोर लगाया जा रहा है, जोर लगाया जा रहा है। ठीक है, वो जोर लगा लगा के थक गया, तो टेक्निकली उसने उस पर जीरो वर्क किया। थक तो वो गया, उसने अपनी सारी एनर्जी जितना खाया हुआ था सारी एनर्जी जाया कर दी, वेस्ट कर दी, लेकिन वर्क जीरो हुआ। क्यों? क्योंकि वो दीवार तो अपनी जगह से मूव ही नहीं किया, उसका तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। दीवार अपनी जगह पे, वो सारी उसने एनर्जी अपनी जाया कर दी, वो थक गया। जितना उसने कुछ 8-10 पराठे खाए हुए थे, वो सारे जो है ना इस एनर्जी जो है ना यूटिलाइज कर ली, लेकिन जीरो वर्क। टेक्निकली बात करूँ तो वर्क जीरो किया उसने। तो ये याद रखना है कि वर्क इज ओनली डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर्स। और दूसरा पॉइंट वर्क में ये याद रखना है कि वर्क में जो है ना वो कंपोनेंट हमने लेना है। अगर फोर्स, लेट्स सपोज किसी पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रही हैं इस पार्टिकल को मूव कराने में, F1 F2, मैं तो रिजल्टेंट लूंगा ना इसका, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालूंगा, और जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो लेट्स सपोज को इंक्लाइन फोर्स है ना, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट
जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा ना, वो टोटल कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स वर्क। दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे टुवर्ड्स वर्क। तो वो मैंने बताया भी था जब ये मैंने फिगर बनाई थी, ठीक है। इसका मैंने ये वाला कंपोनेंट बताया था, हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे F4, ये cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा। ये कंपोनेंट हमने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि इस कंपोनेंट जो पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, टू डिस्प्लेसमेंट, वो ओनली काउंट करेगा टुवर्ड्स वर्क। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं एनर्जी पे। जो असल चीज थी वो उस पर बात ही नहीं की, हम जरा पीछे चले गए थे। एनर्जी इज बेसिकली व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी टेक्निकली बात कर रहा हूँ, अब वो कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, एनर्जी को डिफरेंट सिनेरियोज में डिस्कस किया जाता है, बता चुका हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज। लेकिन टेक्निकली फिजिक्स की लैंग्वेज में एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम था, पीछे हमने इसको प्रूव भी किया, डेल्टा के ई के इक्वल, वो क्या था? इसका एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसी इक्वेशन में समराइज हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम में। इसको देखते हैं हम कैसे। अच्छा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने ये लिखा, ये क्या है? इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, ये स्टेट कर रहा है कि जब वर्क किसी ऑब्जेक्ट पे किया जाता है ना, व्हेन वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो देयर विल बी अ चेंज इन ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी। यही बता रहे हैं ना, व्हेन अ वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज इन ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं एनर्जी ऑफ मोशन। तो इसका एक और मतलब ये भी बन सकता है इस चीज का कि an object is motion is able to do work on another object, ठीक है। लाइक वो बाउलिंग करने जाते हो, यहाँ से जब बॉल को फेंकते हो, आगे वो क्या बोलते हैं उन्हें, वो जो ब्लॉक से पड़े होते हैं, वो बॉल क्या करता है? वो ये कर रहा होता है कि ये मोशन में होता है, ठीक है, ये वाला बॉल मोशन में होता है एंड इज एबल टू डू वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं जनरली बात करूं, एनर्जी मुझे क्या बता रही होती है? जनरली अगर मैं बात करूं तो एनर्जी मुझे बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर सिस्टम, इस चीज के बारे में डिस्क्राइब करती है। कि एनर्जी क्या डिस्क्राइब कर रही होती है? कि द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क। एनर्जी की डिफरेंट काइंड टाइप्स हैं, एनर्जी की भी बहुत सी टाइप्स हैं, हम सब टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। लाइक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अलावा थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इस तरह बहुत सी टाइप्स, ठीक है। हमारा मेन कंसर्न क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है, क्योंकि एनर्जी की एसआई यूनिट वही है जो वर्क, तो वर्क की यूनिट क्या थी? जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये चीज मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। एनर्जी की भी यूनिट क्या है? जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट। इसी तरह यूएस कस्टमरी यूनिट क्या है? फुट पाउंड। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये एफपीएस यूनिट में, यानी यूएस कस्टमरी यूनिट में पाउंड फुट नहीं लिखना। मसला इसलिए है कि ये पाउंड फुट हमने ज़रा डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको फुट पाउंड लिखा जाता है, क्योंकि ये यूनिट है मूवमेंट यानी टॉर्क की यूनिट है ये। अगर ये यूनिट कहीं लिखी जाएगी तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस सीक्वेंस में लिखी गई है तो ये मूवमेंट की यूनिट लिखी गई, क्योंकि मूवमेंट टॉर्क और इसकी यूनिट सेम है, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब आते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पे। इसको मैं जरा व्हाइट बोर्ड पे, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ये एफएससी का कॉन्सेप्ट है,
काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आप एफएससी में एक डेफिनेशन पढ़ा करते थे कि द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट possesses by virtue of its motion। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मोशन। बॉडी में मोशन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट possesses by the virtue of its motion। अगर आपको सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ रिकॉल कर लेते हैं, क्या था? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, हमें ये भी पता है वर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज ये एक पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया इस नई पोजीशन। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई फोर्स उस पर लग रही थी एफ। क्योंकि ये मैं ऊपर पहले लिख चुका हूँ कि एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। एफ इक्वल है एम में, पुट किया इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन गया? एम ए डी। डब्ल्यू इज इक्वल टू मैट। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने पढ़ी थी किनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक जो किनेमेटिक इक्वेशंस थी वो हमने प्रूव भी की थी। उनमें से एक इक्वेशन थी वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर प्लस ए टी। सॉरी, वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर प्लस 2 AD। ठीक है, 2AS लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये किस केस के लिए? यस सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस था। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये किनेमेटिक इक्वेशन जितनी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए नहीं है, ये भी बता चुका। अब इस इक्वेशन में से मैं अगर ये यहाँ पे देखो ना, ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे ए डी है मेरे पास। यहाँ से अगर मैं ए डी निकाल लूँ, यानी इस इक्वेशन को मैं अगर ए डी निकालूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब इस ए डी को मैं इधर पुट कर सकता हूँ इस वाली इक्वेशन में, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी। तो मैंने डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी की जगह क्या करना है? ये ए डी की वैल्यू पुट करनी है जो अभी मैंने निकलवाई है। वो क्या निकलवाई है? वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने यहाँ पे पुटिंग की, मेरे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी की जगह मैंने पुट कर दिया वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास ये क्या बन गया? डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस 1/2 एम इंटू वी आई स्क्वेयर। ये चीज बन गई। ठीक है, और ये चीज क्या है? बेसिकली ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं इसको टी के इक्वल लेता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है ना। ये देखो ना, ये एम वी स्क्वायर ही है, फाइनल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। इसको मैंने ये मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई। स्टार्ट में मैंने यही बताया था कि जो कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी, अच्छा स्टार्ट में, हाँ मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट जो है ना, एनर्जी का कॉन्सेप्ट समराइज किस में? वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क एनर्जी थ्योरम वही था ना, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के। ये प्रूव भी हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के।
ठीक है, ये इसमें जो टर्म है हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कौन सी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये कौन सी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज को मैं ये यूं लिख सकता हूँ, इस चीज को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये देखो ना, वी एफ स्क्वायर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये वी आई स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या इस तरह लिख दिया या इसको डेल्टा के इसके इक्वल लिख। ठीक है सर। तो इसका ये जो फाइनल इक्वेशन आई मेरे पास, ये वाली, ये क्या बता रही है कि ये बता रही है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे वर्क करे ना, द अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क ऑन अ सिस्टम, जो अमाउंट ऑफ वर्क है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये इक्वेशन हमें बता रही है। अब इसमें क्योंकि खत्म होने वाला है टाइम, 1 मिनट से भी लेस रह गया, तो इसमें दो बातें बतानी थी कि वर्क पॉजिटिव कब होता है और वर्क नेगेटिव कब होता है, वो नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। तो यहाँ तक अभी 1 मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, मैं फिर नेक्स्ट जो है ना लिंक भेजता हूँ आपको। कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ ले। नो सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको वो लिंक भेज रहा हूँ।